नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर जब दो देश होते हैं, पड़ोसी देश होते हैं, और एक देश बहुत बड़ा होता है, आप काइंड ऑफ इकोनॉमिक सुपर पावर बोल सकते हैं, और एक छोटा देश है जो ठीक ठाक है, लेकिन अभी ऑन अ वर्ल्ड स्केल अगर आप देखें तो उसकी कोई खास बिसात नहीं है। तो छोटे देश पर बहुत प्रेशर होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। एक तो एस्पिरेशनल फीलिंग्स होती हैं कि भाई मैं भी बड़ा बनूं, मैं भी बड़े वाले देश के साथ चलने की कोशिश करूं, मेरे हमारे पास भी ऐसा हो, हमारे पास भी वैसा हो। जस्ट लाइक टू पीपल, इंडिविजुअल्स, एक बहुत अमीर शख्स और एक गरीब शख्स। तो छोटे देश पे बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत से ऐसे डेवलपमेंट्स होती हैं, कारण होती हैं, जिसके कारण उसमें वहाँ बहुत ज़्यादा उठापटक भी हो सकता है, उथल भी हो सकता है। लेकिन अगर उस देश में एक स्टेबल सरकार हो, एक सेंसिबल लीडर हो, तो फिर उस छोटे देश को उस बड़े देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। बड़े देश के साथ साथ वो छोटा देश भी बढ़ता चला जाता है, कोई कंसर्न नहीं होता है, किसी से कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होता है, कोई आपाधापी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता आगे निकलने की, बराबरी करने की। इंडिया और बांग्लादेश दो पड़ोसी देश, राइट। 1971 में पाकिस्तान टूटकर, ईस्ट पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। अभी तक, जब तक शेख हसीना थी तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बहुत ही अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस थे। बांग्लादेश भी बिल्कुल सभ्यता के साथ एज अ गुड नेबर रहता था। इंडिया भी एज अ बिग ब्रदर, एज अ गुड नेबर बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था बांग्लादेश के साथ। वो हर कुछ करता था भारत बांग्लादेश के लिए, जिससे बांग्लादेश को फ़ायदा हो। कई बारी इंडिया अपने फ़ायदे को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके बांग्लादेश के लिए ज़्यादा फेवर करता था। कोई बात नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, छोटा देश है, हमसे कम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आ जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ायदा भी हो जाए, कोई बात नहीं। वी शुड एक्ट एज अ गुड नेबर। ग्रेट, आई मीन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तभी आप एज गुड नेबर्स आप रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, हमेशा चल सकते हैं। लेकिन अब जब रेडिकल्स आप पर हावी हो जाएं, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आप रिलीजन की तरफ आप अपना रुझान रखें, रेडिकलिज्म को आप ज़्यादा हवा दें, एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग आप पर हावी होने लगे, फिर कुछ सही नहीं हो सकता। बांग्लादेश में क्या हुआ हम सब जानते हैं। कू हुआ, सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, भागना पड़ा शेख हसीना को, और अब 1 साल होने वाला है, बहुत जल्दी अगस्त में 1 साल हो जाएगा शेख हसीना को भारत में शरण लिए हुए। तो उस 1 साल में अब रेडिकल्स की तो जीत हो गई, वहाँ जो रेडिकल्स थे, वहाँ जो सेपरेटिस्ट थे, उनकी तो जीत हो गई, उनकी मनमानी हो गई। मोहम्मद यूनुस आ गए विद पॉम्प एंड शो, सो कॉल्ड इकोनॉमिक एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र के रूप में आ गए बांग्लादेश के। लेकिन जब से वो आए, वो अपने आप को ही बांग्लादेश का असली प्रधानमंत्री समझने लगे, अपने आप को सुप्रीम लीडर समझने लगे। खैर एज ऑफ नाउ एज अ चीफ एडवाइज़र वो हैं भी, लेकिन वो इनका दिमाग में घुस गया कि अब तो जी मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, भले ही मैं चुना हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट स्टिल आई एम दी बॉस ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल ही मनमानी, बिल्कुल ही रेडिकल, बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट थॉट वाले अमेरिका के प्यादे हैं, डीप स्टेट के बैठाए हुए प्यादे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब अमेरिका तो हम सब जानते हैं किसी का सगा नहीं है, तो अमेरिकन अपने इंटरेस्ट की वजह से वहाँ शेख हसीना के गवर्नमेंट को हटवाया और अपना प्यादा रखवाया वहाँ पे मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस आज तक वही करते आ रहे हैं जो कि डीप स्टेट ने उनको करने के लिए कहा था, जो अमेरिका चाहता था करने के लिए। तो अभी तक जो हुआ, अमेरिका के लिए तो कहें ठीक है, एज पर देयर प्लान्स हो रहा था, लेकिन बांग्लादेश के लिए जो कुछ भी हुआ,
बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग रहा है फॉर द कंट्री एज अ होल। आई मीन उसकी इंडस्ट्री तो ख़त्म ही हो गई। बांग्लादेश का बैकबोन था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आई मीन इंडिया से भी कहीं ज़्यादा आगे था बांग्लादेश अगर टेक्सटाइल की बात करें। इंडिया से बड़ा एक्सपोर्टर था, गारमेंट एक्सपोर्टर बांग्लादेश। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई कि वहाँ अब इस इंडस्ट्री में काम करने वालों के पास ना नौकरी है ना खाने के लिए पैसे। नारायणगंज, गाजीपुर, ये जो है वहाँ के मेन इंडस्ट्रियल हब्स हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के हब हैं। ये आई मीन इन इलाकों का इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, हज़ारों छोटी बड़ी 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 कंपनियां बंद हो चुकी हैं, हज़ारों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 2.1 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और मोस्टली इसमें औरतें हैं, विमेन हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। आई मीन सिलाई कढ़ाई करने वाली औरतें ही होती हैं ज़्यादा, तो विमेन पार्टिसिपेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट हाउसेस में बहुत बड़े पैमाने पर औरतें काम करती हैं। तो जब हज़ारों कंपनियां बंद हो गई तो जाहिर सी बात है इन औरतों की भी नौकरियां चली गई, वो खाली बैठी हैं, नौकरियां नहीं हैं, पैसे नहीं हैं घर में। और जाहिर सी बात है ये क्लास ऐसा है कि आप वाइफ काम कर रही है फैक्ट्री में तो हस्बैंड भी फैक्ट्री में ही काम कर रहा होगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अगर एक फैक्ट्री बंद हो गई तो हस्बैंड वाइफ दोनों बेरोजगार हो गए। तो आज की स्थिति ऐसी है बांग्लादेश में कि वहाँ बहुत 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 बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो चुकी है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता रहता है, और अब वहाँ की जनता समझ गई है कि ये मोहम्मद यूनुस किसी का नहीं, ये अपना मतलब साध रहा है, इलेक्शन करवा नहीं रहा है। अभी तक हो रहा था कि मई जून जुलाई तक इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर इलेक्शन टाल रहा है, क्योंकि अब चस्का लग चुका है, अब पावर का चस्का लग चुका है। ऐशो आराम की ज़िंदगी में वो जी रहा है, वो नहीं चाहता है कि इलेक्शन हो जल्दी, क्योंकि वो तो इलेक्टेड है नहीं। इलेक्शंस होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी और इनका पत्ता साफ, आपका काम हो गया जी, आप जहाँ से आए थे आप वहाँ चले जाइए, तो इनकी विदाई हो जाएगी, और वो नहीं चाहते। हम करवा देंगे, यही रट लगा रखी है। वहाँ की आर्मी भी प्रेशर डाल रही है, तंग आ चुकी है, वहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज तंग आ चुकी है। अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने सारे जो ओपोनेंट्स हैं उसको धीरे धीरे करके हटा रहा है रास्ते से। जब ओपोनेंट्स नहीं रहेंगे फिर आपको चैलेंज करने वाला कौन होगा। लेकिन अब आवाज़ उठ रही है, हर तरफ से आवाज़ उठ रही है। जो स्टूडेंट यूनियन जो इनका प्यादा था गवर्नमेंट बनाने में, अब वही अलग हो गया, अब उसने भी अपनी अलग पार्टी बना ली है, तो वो भी अब निकल गई मोहम्मद यूनुस के हाथ से। तो एज ऑफ नाउ आज के डेट में मोहम्मद यूनुस की हालत ख़राब है, लिटरली ख़राब है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें, कौन बचाएगा मुझे। इकोनॉमी की हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरी है। एक एस्टिमेट के हिसाब से करंट फाइनेंशियल ईयर में बांग्लादेश का जीडीपी मात्र 3.3% से बढ़ने की उम्मीद है, मात्र 3.3%। इससे कहीं ज़्यादा हुआ करता था बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ शेख हसीना के टेन्योर में। लेकिन अब इतनी हालत ख़राब हो रखी है कि अब 3.3 पे होने का अनुमान है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, काफ़ी बड़े पैमाने पर होता था, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे बांग्लादेश में, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। आई मीन करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में एफडीआई 70% तक नीचे आ चुका है। 70%, 70%, स्टैगरिंग 70%, कोई मजाक नहीं है। 100 में से आपका 30% रह गया है, सिर्फ 30 रह गए हैं। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं, हद से ज़्यादा हालत ख़राब है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं बाहर से, राइट। वहाँ पे फ्यूल का शॉर्टेज है, वहाँ पे आए दिन पेट्रोल पंप्स पे लंबी कतारें लग जाती हैं, हालत ख़राब है, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब बैंक सब लेंडिंग नहीं करना चाह रहे हैं, लोन नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनको खतरा है कि कहीं वो उनका जो लोन है वो बैड लोन में ना कन्वर्ट हो जाए, बैंक का पैसा ना डूब जाए। तो अब वो पैसे लेंड करने से कतरा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत भाग चुका है, तो लोग लोन ले भी नहीं पा रहे हैं। इतने हाई इंटरेस्ट पे लोन कौन लेगा। वर्ल्ड बैंक के एक एस्टिमेट के हिसाब से बाई 2025 इस फाइनेंशियल ईयर में वर्ल्ड बैंक
ये अनुमान लगा रहा है कि और 30 लाख 3 मिलियन पीपल, गौर सुनिए, बांग्लादेश के 30 लाख लोग पॉवर्टी में आ जाएंगे, पॉवर्टी लाइन या उससे नीचे चले जाएंगे। इट्स अ ह्यूज नंबर बाय एनी स्टैंडर्ड। आपका एक साल के अंदर अगर आपकी जनसंख्या में 30 लाख लोग अगर पॉवर्टी के नीचे चले जाएं, यहाँ देश अटेम्प्ट करता है कि हम पॉवर्टी से बाहर निकालें अपनी जनता को, यहाँ पे 30 लाख लोग पॉवर्टी में आ जाएंगे। जो अभी ऊपर हैं, पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, वो नीचे आ जाएंगे, पॉवर्टी में आ जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर एनी कंट्री। तो बांग्लादेश के लिए ये बहुत ख़तरनाक बात है। अब ये खबर आई थी कि अब भारत से इतना खौफ आ गया है बांग्लादेश को, पाकिस्तान का हालत उसने देख लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने कैसे ठोका था पाकिस्तान को। अब डर गया है लिटरली बांग्लादेश की, यार हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, अगर हम कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इंडिया तो हमें उसको 4 दिन में ठोका, हम तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे इंडिया के सामने, हमारे पास है ही क्या। तो अब ब्रिटेन से एक स्काई स्केबर करके एक स्केबर है जो एक डिफेंस सिस्टम है, वो खरीद रहा है। $900 मिलियन खर्चेगा इसके लिए बांग्लादेश। ना जस्ट इमेजिन, इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब है, नौकरियां नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, हर तरफ से बर्बादी छाई हुई है, और ऐसे में बांग्लादेश $900 मिलियन खर्च करेगा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए, क्योंकि डर लगा हुआ है, खौफ छाया हुआ है। कोई बात नहीं, जब तक कर सकते हैं करिए, लोन लीजिए, आप भी जाइए। पाकिस्तान को तो आप गले लगा ही रहे हैं, तो जो पाकिस्तान की हालत है वही आपकी हालत भी होगी। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, इसके बदौलत ही जिंदा रहता है पाकिस्तान। आप भी उसी रुख पे चले जाइए। अभी थोड़े बहुत आपके पास फॉरेक्स बचा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आप भी कटोरा लेके घूमिएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एज ऑफ नाउ हद से ज़्यादा ख़राब है हालत बांग्लादेश की, और अभी भी सेंसस में नहीं आए, मोहम्मद यूनुस के अभी भी अकल ठिकाने नहीं है, उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए, तो पूरी तरह से गटर में चला ही जाएगा बहुत जल्दी बांग्लादेश। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है आगे बांग्लादेश में, ये तो सब वक्त ही बताएगा। तो ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।